चलिए तो शुरू करते हैं पॉलिटी में अपने आज की क्लास काफी मारधाड़ एक्शन से भरपूर और यूट्यूब के इतिहास में एकमात्र ऐसा क्लास जहां पर पूरा के पूरा फंडामेंटल राइट्स डिटेल के साथ मिलेंगे और क्वेश्चन इंक्लूडेड मिलेंगे। जाकर आप पलट के देख लीजिएगा इसको। इसमें काफी ऐसे सारे चीज बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो फंडामेंटल राइट्स को हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। आप लोग का कौन कौन से मुख्य मुख्य बिंदु हम लोग को फंडामेंटल राइट्स में पढ़ना है, आगे आते हैं और देखते हैं। हम लोग जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके जुड़ जा भाई कम से कम, क्योंकि हम लोग को भी कुछ अच्छा लगे। और मूल अधिकार के बारे में बताते हुए हमको बड़ी खुशी हो रही है कि अगर हमारे संविधान के द्वारा हमें मूल अधिकार न दिए गए रहते तो जिस तरह का आज हमारा जीवन है भारत में वैसा नहीं होता। मूल अधिकार संविधान द्वारा जनता को दिया गया वो अधिकार है जो उसके जीवन को सार्थक बनाने में बड़ी मदद करता है। और यदि व्यक्ति के जीवन से मूल अधिकार को केवल छीन लिया जाए तो उसका पूरा का पूरा जीवन एक जेल में बंद कैदी की तरह हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कुछ व्याख्या है एमबी पायली के द्वारा। उनकी व्याख्या के साथ हम लोग इस क्लास की शुरुआत करते हैं कि एमबी पायली महोदय ने इसके बारे में क्या कहा है। मूल अधिकार एक ही समय पर शासकीय शक्ति से व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। यह क्या बताता है? शासकीय शक्ति से व्यक्ति को व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मान लो शासक है प्रधानमंत्री, और वो क्या करेगा? चाहेगा तो हम लोग का पावर छीनने का, कौन नहीं छीनने देगा? तो मूल अधिकार। और साथ ही साथ शासकीय शक्ति द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित भी करता है। ये सीमित भी करता है, दोनों काम करेगा। कुछ अधिकार शासकीय शक्ति को भी है और कुछ अधिकार जनता के पास है। तो शासकीय शक्ति हमारे मूल अधिकार को सीमित कर सकता है लेकिन मूल अधिकार को पूरी तरह से छीन ऐसे नहीं सकता। बात अलग है कि आपातकाल लग गया तो बहुत सारे मूल अधिकार आपके छीने जा सकते हैं, ठीक है। उसका भी कुछ कुछ अपवाद है, आगे उसको हम देखेंगे। इस प्रकार मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और शक्ति में वृद्धि करता है। राज्य के बीच और व्यक्ति के बीच में तालमेल बैठाता है। कौन? हम लोग का फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हटा दो तो राज्य और व्यक्ति में तालमेल नहीं बैठेगा, जिसके कारण दिया होगा पूरा का पूरा राज्य में बगावत फैल सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें मूल अधिकार सर्वप्रथम मूल अधिकार का जो विकास हुआ था सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो ब्रिटेन में हुआ था। लेकिन ये बात अलग है कि हमारे देश में जो मूल अधिकार लिया गया है वो लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो दोनों बात याद कीजिएगा, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए काफी है कि मूल अधिकार का विकास कहाँ पर हुआ था। तो मूल अधिकार का विकास हुआ था कहाँ पे? तो ब्रिटेन में। अब मूल अधिकार हम लोग लिए कहाँ से? तो अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका का मूल अधिकार काफी परिष्कृत था, काफी परिष्कृत था। संविधान के भाग 3 में पूछता है कि मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो मूल अधिकार के जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। समझ में आया ना? और सभी अनुच्छेद को हम लोग क्रमवार देखते जाएंगे, ठीक है। भाग 3 अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। किससे प्रेरित है बेटा? बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। कौन हम लोग का? तो मूल अधिकार, ठीक है। आगे चलते हैं। ये असीमित नहीं है, लेकिन ये क्या हम लोग के वाद योग्य होते हैं। लेकिन अगर इसको छीने जाएगा तो हम लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, छीन के देखो, समझ में ना। राज्य उस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? हम लोग का अदालत करती है। राज्य जो है इसको सीमित कर सकता है, माने कि मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट्स को सीमित करने का अधिकार किसके पास है? तो राज्य के पास। समझ में है ना? और राज्य यानी सरकार, तो मोटा मोटी समझो भाग्य हम राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे हम, है। तो राज्य इसको सीमित कर सकता है आपको, और इसको राज्य जब सीमित करता है तो मूल इसका निर्णय, ये जो प्रतिबंध लगाया है राज्य, और प्रतिबंध लगा के आपको सीमित से बोल दिया ना सरकार कि किसी भी व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध नहीं बोलना है। बिल पेश कर दिया, बिल तो पेश कर दिया, हम लोग पर थोप दिया, लेकिन ये बिल सही है कि नहीं है इसका निर्णय कौन करेगा? तो अदालत करेगा। कौन करेगा? हम लोग का अदालत, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। समझ में आ रहा है ना? बस ये दोनों।
मौलिक अधिकार सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 एवं उच्चतम न्यायालय माने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ना, सॉरी ये हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। डायरेक्ट चाहोगे तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो, समझ में, डायरेक्ट चाहो क्या जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी जा सकते हो। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में भी जा सकते हो, लिखे भी है, एकदम डिटेल्स लिखे है, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट व्यक्ति इसमें जा सकता है। यह आवश्यकता नहीं कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील के लिए जाए, जरूर नहीं कि पहले उच्च न्यायालय में जाएंगे, उच्च न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा, फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ऐसा नहीं। अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, गवर्नमेंट हमारे अधिकार का हनन कर रहा है, तो डायरेक्ट हम सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे पिटीशन को। कहा डालेंगे हम लोग? सीधे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन को डालेंगे हम लोग। 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता जिसकी की सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। तो ये क्वेश्चन काफी अधिक अच्छा है कि कब किया गया था कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। और मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। मूल अधिकार का प्रारूप किसने बनाया था हम लोग का उस समय? जवाहरलाल नेहरू में था। और मूल अधिकार अगर हमारे देखते हैं तो कौ हमारे मूल अधिकार प्राप्त हम लोग को, तो वर्तमान में 6 गो मूल अधिकार है, पहले 7 गो था, अभी कौ हम लोग का 6 गो मूल अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब इस पर हम लोग को पूरा डिटेल पढ़ना आप लोग को, ठीक है। तो अब शुरुआत करते हैं अनुच्छेद के बारे में पढ़ने के लिए। अनुच्छेद 12, बहुत सारे जैसे मैंने मार्केट में मौजूद किताबों को देखा है, बहुत सारे मेरे दोस्त तैयारी कर रहे होंगे, है ना, बहुत सारे छोटे किताबों से, जैसे कि आपको क्राउन हो गया, लूसेंट हो गया, स्पीडी से बुक से, तो उसमें हम देखते हैं कि अनुच्छेद 12 का वर्णन नहीं करता है, बहुत सारे बुक्स में करता ही नहीं है। तो बाबू एग्जाम वाला भुला जाओ कि एग्जाम में तुमको अब लूसेंट से आई थी से पूछने वाला है। लूसेंट एक अच्छी बुक है, अच्छी नहीं बहुत अच्छी बुक है, लेकिन उस पर केवल डिपेंड होकर अगर सोचो कि एग्जाम निकाल ले तो गई जमाना जब गधा जलेबी खाते रहे, ना निकलने वाला है बाबू। अनुच्छेद 12 का वर्णन नहीं दिया उसमें, अनुच्छेद 12 का उसमें कोई वर्णन नहीं दिया, आप लोग उठाकर देख लीजिएगा, है ना। मैं किसी किताब के खिलाफ नहीं बोलता, मैं भी कुछ किताब को प्रीफर करता हूँ लोगों के लिए, लेकिन स्टैटिक के लिए कुछ पॉइंट पर बहुत शानदार है, कुछ पॉइंट पर छोड़ा गया उसमें। तो अनुच्छेद 12 में देखिए पूरा हम डिटेल बताएंगे, अनुच्छेद 12 का हम चटनी नहीं चटाएंगे, पूरा डिटेल बताएंगे अनुच्छेद 12 को। अनुच्छेद 12 में के भाग 3 में प्रयोजकों के लिए राज्य शब्द का वर्णन, बहुत बार पूछा है कि राज्य शब्द का वर्णन कहाँ किया गया है, तो राज्य शब्द का वर्णन अनुच्छेद 12 में किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब वर्ड आता है कि राज्य में कोची आएगा, राज्य में कोची आएगा, तो भारत सरकार एवं संसद, ये तो समझ में आ रहा है कि बुक हो समझ जाएगा। अच्छा, भारत सरकार के बारे में, मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, राज्य भाई प्रधानमंत्री जरूर होगा, संसद राज्य, ये तो समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। राज्य की सरकारें और विधानमंडल, अच्छा मुख्यमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, विधानमंडल राज्य की सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी राज्य के अंतर्गत आएगा, स्टेट गवर्नमेंट जो बोलते हैं हम लोग, है ना। और क्या हम लोग का विधानमंडल जो कि नियम बनाता है, भी अच्छा बात है, लेकिन यहाँ पर दुगो में गड़बड़ है, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी, है ना। अब एजा गड़बड़ है कि भाई स्थानीय प्राधिकारी में कौन है और अन्य पदाधिकारी में प्राधिकारी में कौन कौन से आएंगे, ठीक है। और इसका हम लोग को डिटेल्स समझना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया यूपी PCS में। चले, स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत नगर पालिकाएं, है ना, हम लोग का जैसे शहर का नगर निगम, नगर पालिका, सब आएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि सब संस्था का आता है, स्थानीय प्राधिकारी में आता है, ठीक है। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी या निकाय आते जो संविधान में किसी न किसी परिनियम द्वारा सृजित किए गए, संविधान के द्वारा कोनो न कोनो बनाया गया, कहीं ना कहीं उनका वर्णन किया गया है ना। विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार स्थानीय एवं अन्य प्राधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित राज्य है। अब राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है तुम देख लो एग्जाम में कौन कौन आएगा, ठीक है।
तो राज्य के अंतर्गत जरा संविधान से कुछ लेना देना हो मोटा मोटी, और ये कौन इसका डिसाइड किया है, तो बहुत सारे कोर्ट केस हुआ है, उसमें स्टेट का दर्जा उसको मिला हुआ है। गवर्नमेंट का उसमें अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ ये स्टेट का दर्जा या अपन कानून बना सकता है कि नहीं बना सकता है। तो देखो सबसे अच्छा इसमें पूछा गया कौन कौन सा है, जीवन बीमा निगम, इसको राज्य का दर्जा प्राप्त है। हाँ, राज्य का मतलब है बिहार राज्य, झारखंड राज्य, वो नहीं। अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में बोला जाता है। राज्य का मतलब ये नहीं कि बिहार राज्य, झारखंड राज्य, वैसे नहीं। राज्य का मतलब तो शासन पद्धति भी समझ सकते हो, व्यक्ति से समझ सकते हो, संस्था से समझ सकते हो। आ रहा समझ में आप लोग को? तो यहाँ पर है फिर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, विश्वविद्यालय, जितना विश्वविद्यालय वो सब राज्य को मिल जाते हो। एक और भी अपन एडमिनिस्ट्रेशन होता है विश्वविद्यालय में, चाहेगा तो क्यों घूसे ना देगा, अपना अथॉरिटी होता है विश्वविद्यालय का। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये जो नियम कानून होता है करापन। भारत पेट्रोलियम निगम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय खाद्य निगम, एमपीपी से क्वेश्चन है आपको। सहकारी सहायता प्राप्त स्कूल, सहकारी सहायता जो है कम से कम 95% अनुदान हो सरकार का, ये राज्य के अंतर्गत आता है। आपको समझ में आया ना, राज्य के अंतर्गत आता है हम लोग का। जितना सरकारी स्कूल का हेडमास्टर होता है ना बाबू, एक तरह उसको गस्टेड ऑफिसर का उसको दर्जा मिला रहता है, आप लोग को मालूम होगा। अगर सिग्नेचर का बड़ा वैल्यू होता है सरकारी स्कूल का हेडमास्टर का, है ना, अपना आप में वो गस्टेड ऑफिसर है, समझ में? तो क्या है, उसको राज्य का दर्जा प्राप्त है। वो अपन स्कूल का गेट बंद करके बोले कौन अधिकारी ना घुसेगा, मैंने ना घुसेगा, अगर जीत पा जाएगा तो राज्य का दर्जा है। लेकिन वो नहीं करेगा क्योंकि मेरे ऊपर अधिकारी है बाकी लोग, लेकिन बाकी लोग के लिए कार्रवाई कर सकता है। अपने आप को उसको सुरक्षित रखने का, नियम बनाने का, स्कूल का कौन घंटी कब लगेगा, पूरा उसको अधिकार है वो हेडमास्टर को, समझे? राष्ट्रपति कब हो, जब वो अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करता है। क्या अध्यादेश तो अलग है, आदेश जारी करता है। मुख्य न्यायाधीश जब वो न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तब वो क्या करता है, राज्य का दर्जा उसको मिल जाता है, हमेशा नहीं। रेलवे बोर्ड, बैंक और बीमा कंपनी, देखो एक क्वेश्चन भी, बैंक को राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो क्या आईसीआईसीआई बैंक को भी राज्य का दर्जा है? तो नहीं, प्राइवेट बैंक है। क्या प्राइवेट स्कूल को भी राज्य का दर्जा? तो ना, प्राइवेट स्कूल का राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। प्राइवेट स्कूल प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल को राज्य का दर्जा प्राप्त है, और संघ लोक सेवा आयोग को राज्य का दर्जा प्राप्त है। कोना कोना का राज्य का दर्जा ने दो तीन को मेन देख लो। संविधान एवं संसदीय अध्ययन एवं संस्था, मान लो कि संविधान के अध्ययन करने के लिए कोई संस्था बना दिए, अब वगैरह का राज्य का दर्जा नहीं दे सकते, तुम आराम से पढ़ो बैठ के, आराम से जो करना करते रहो, है ना। आईसीआईसीआई बैंक देखो दिए यहाँ पे, दे दिए, जगह जिक्र किए कर रहे थे, काफी डिटेल बना है। वक्फ बोर्ड के बारे में काफी अभी चर्चा है। ये मुसलमानों की एक संस्था है जो कि बहुत ज्यादा जमीन हथियाए हुए है ना, बहुत ज्यादा जमीन हथियाए। थोड़ा देखिएगा आप लोग इसके न्यूज पर पढ़िएगा वक्फ बोर्ड के बारे में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो हम लोग का बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, मुसलमानों का एक संगठन है ये, है ना, जो कि मस्जिद उजिद का जमीन अपना पास, और ये क्या होता है हम लोग का मस्जिद का बोर्ड रखा है और मदरसा का जमीन रखा है, सब बहुत सारा रखा है। बोर्ड है वो लोग अपन, है ना, बहुत सारा कानून बनाने काम करता है वो। वक्फ बोर्ड के बारे में डिटेल आपको कभी वीडियो देगा, है। हाँ, निजी महाविद्यालय, निजी बोला है कि विश्वविद्यालय आएगा, लेकिन विश्वविद्यालय सब आएगा, लेकिन निजी महाविद्यालय नहीं आएगा कोई, कभी भी निजी विद्यालय कभी भी नहीं आएगा। और न्यायालय भी राज्य को दर्जा न्यायालय को नहीं दिया गया, बोले न्यायालय को राज्य का दर्जा तब मिलता है जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, समझा ना, जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तब, बस उस समय। अब चलते अनुच्छेद 12 समझिए। अनुच्छेद 12 में से आप लोग को इतना ही पढ़ना था, पूछेगा आप लोग के लिए इतने, कि बाकी जो बीपीएससी तक जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सफिशियंट है, दरोगा, बीपीएससी, सचिवालय के लिए सफिशियंट है कि राज्य शब्द का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, दैट सफिशियंट 12। लेकिन अगर घूम गया दिमागों का, पूछ दिया डिटेल में जाके, तो मेरा चेला पहले से तैयार है, पटक के क्वेश्चन को आएगा, वो भी पॉलिटी में क्वेश्चन मेरा छूट जाए। अनुच्छेद 13
मूल अधिकार को सुरक्षा कवच कहा गया। क्या कहा गया इसको? अनुच्छेद का 13 को मूल अधिकार का सुरक्षा कवच। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, इसको हाईलाइट कीजिएगा। इसके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सहज प्रहरी बनाया गया। इसके तहत न्यायालय को, हाँ, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी किसे कहा गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो मूल अधिकारों का सजग प्रहरी किसे कहा है? तो न्यायालय को बोला गया। किसको बोला गया है? न्यायालय को। इसके न्यायालय ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित करता है जो मूल अधिकारों के लिए असंगत है। जैसे कोई बोल देगा कि बिहार के रोज महाराष्ट्र नहीं जा सकते, मैंने बोल कर देखा, सीधे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं हमारा। अनुच्छेद 19 का हनन है, वहां पे आगे पढ़ाएंगे अनुच्छेद 19 आप लोग को, काफी मजा आएगा। न्यायालय की शक्ति न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति। अब एक वर्ड आता है कि न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है क्या, तो एक और डिटेल हम लिख दिए आप लोग को। न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत विधानमंडल जो कानून बनाएगा ना, उसको चेक कर रहे हो ये सही है कि नहीं है, है ना। तो क्या करेगा कोनो गवर्नमेंट आके बोले कि ऐसा है कि बिहार के लोग बिहार के विरोध में नहीं बोल सकते, या भारत के लोग सरकार के विरोध में नहीं बोल सकते, मुख्यमंत्री के विरोध में। तो डायरेक्ट कौन चेक करेगा? कानून तो तुम बना दिए, विधानमंडल कानून तो बना दिया, इसको चेक कौन करेगा? तो न्यायालय चेक करेगा। अगर गलत है तो निरस्त। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनर्लोकन के सिद्धांत अमेरिका से लिया गया। पहले भी आप लोग का एक वीडियो में हम डाल चुके हैं। न्यायिक पुनर्लोकन कहां से लिए हम लोग? अमेरिका से लिए हैं। न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के द्वारा और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के द्वारा मिला है, जो थोड़ा देर पहले भी आपको हम इसमें बता चुके हैं। अनुच्छेद 13 समझ में आ गया आप लोग को? अनुच्छेद 13 में किस बोला गया? अनुच्छेद तो क्या बोला गया 13 को? कि मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया है। अनुच्छेद 14 में चलिए तो अनुच्छेद 15 में देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 में किस चीज का वर्णन है? अनुच्छेद 15 में वर्णन है धर्म, नस्ल, लिंग इत्यादि के आधार पर केहू से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी 15 में भेदभाव पर निषेध किया गया है, ठीक है। और क्या है कुछ देखिए पड़े, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध राज्य द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैंने मोटा मोटी समझ लो कि भेदभाव को रोके कौन? तो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 के एक में क्या है? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी एक आधार पर नागरिकों के मध्य भेदभाव करने से राज्य को रोकेगा। कौन रोकेगा? तो राज्य रोकेगा। यदि आप किसी को जाति सूचक वाक्य बोलते हैं, किसी के जाति सूचक भेदभाव करते हैं, लिंग वाला भेदभाव करते हैं कि लड़का है लड़की है, सीधे आप अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहे हैं, सीधे। और राज्य पर जाएगी तो कार्रवाई कर सकती है। राज्य की परिभाषा कहा दी है अनुच्छेद 12 में। तो राज्य का मतलब बिहार राज्य खाली। 15 के दोनों के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के स्थान, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। मान लो अनुच्छेद 2 में क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई भी लिंग हो, धर्म हो, जाति हो, स्थान हो, जन्म स्थान हो, ओकरा को कोई भी दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल में जाने के लिए या फिल्म देखने के लिए तुम रोक नहीं सकते हो। अनुच्छेद 15 का 2 बोलता है राज्य निधि से पोषित सार्वजनिक उपयोग हेतु निर्मित कुओं, तालाबों, शमशान घाट, सड़क का आप उपयोग करने से भी किसी को नहीं रोक सकते। समझ में आ रहा है ना? अब मान लो कि सुनो, तो अपन कुआं है तो तू रोक सकता है, अपन कुआं है घर में तो रोक सकता है, लेकिन राज्य के निधि के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई कुआं खुदवाया गया है, तालाब है गवर्नमेंट का या स्नानागार है, वहां पर तुम क्या कर सकते हो? नहीं रोक सकते हो। मान लो तोर तालाब में मछली पोस लिया, कौन का नहाएंगे ओकरा में, तू रोक सकता है। हाँ। किसी व्यक्ति का ना किसी समूह का, विशेष समूह का, बस उतने ही रहेगा। मान लो कि हम लोग पर्सनल में नहीं, इसमें हाँ हाँ होटल में मान लो तुम्हारा पर्सनल है संपत्ति, होटल किसी व्यक्ति का पर्सनल संपत्ति है, लेकिन होटल में जाने से किसी व्यक्ति को इसलिए तुम नहीं रोक सकते हो ना, क्योंकि वो सार्वजनिक हो गया, वो कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, होटल है,
ठीक है, भोजनालय है, सिनेमा हॉल में, तो केहू के जाति को देख के, केहू के धर्म को देख के, केहू के लिंग को देख के तुम नहीं बोल सकते कि तुम सिनेमा मत देखो। आर समझ में? तो ये अनुच्छेद क्या है? 15 का 2 का उल्लंघन हो जाएगा। 15 के 3 राज्य को स्त्री और बालकों के लिए उनकी विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। जैसे 15 का 3 बोलता है कि आंगनबाड़ी में बच्चे ने खाना मिलता है, बोला 15 का 3 की विशेष प्रबंध हो गया। महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली मिलता है 15 के 3 के थ्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 में अवसर की समानता, समझिए नौकरी उकरी में जो आरक्षण देता है 16 में दिया जाता है। ठीक है, नियुक्ति के मामला हो, पदोन्नति हो, अवकाश हो, इस सब में आरक्षण देते हैं। और 16 का 4 पढ़ना है, उसमें क्या है आपको, इसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत राज्य जाति के आधार पर आरक्षण दे सकता है। देखो 16 में तो क्या कर रहा है, अवसर की समानता, सब लोग समान है, सब लोग क्या हम लोग है समान है, 16 बोल रहा है। लेकिन 16 का 4 बोल रहा है कि जाति के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं, यानी कि जो जाति के लोग पीछे है समाज में, जिनको समाज जी के मुख्य धारा से काफी पीछे है, उनको बराबर लाना होगा। तो उनको बराबर लाने क्या किया गया, आरक्षण देना होगा। क्योंकि पिछड़े जाति के लोग कभी भी अग्रणी जाति के बराबर नहीं आ सकते हैं, उनको आगे लाने के लिए क्या देना होगा, आरक्षण देना होगी। अग्रणी जाति के लोग पास सब सुविधा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उनके पास समाज बढ़िया है, उनके पास पढ़े लिखे लोग हेल्प करने वाले बढ़िया है। लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग पास ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कुछ आरक्षण देकर उनको क्या करना होगा, हम लोग के बराबर उन लोगों को करना होगा कि समाज के मुख्य धारा में वो भी आ सके, अच्छा इंसान बन सके, गलत चीजों से वो दूर हो सके। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 340 के अंदर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किया गया। ये बहुत बार पूछा है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया है, तो अनुच्छेद 340 के द्वारा। अनुच्छेद 16 के 6 और कहीं 15 के 6 और 16 के 6 दोनों में दिया गया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। किसका है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है। इसके तहत जो भी आपके आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण है, भाई कि गरीबी तो कहीं हो सकता है, पिछड़ापन तो कहीं हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि जो अग्रणी जाति के लोग वो गरीब नहीं हो सकते, ऐसा तो कोई नहीं लिखा है भगवान ने। तो संविधान में संशोधन किया गया 103वां संविधान संशोधन, और उसके द्वारा क्या किया गया कि ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण दिया गया। आगे समझ में ये था हम लोग का। अनुच्छेद 17 में क्या था, अप्रियता का अंत, यानी छूना ना मेरा ट्रिक है। 17 साल का हो गया, किसी को क्या है, अनुच्छेद 17 में क्या है, अगर छुआछूत करते हो जाति लिंग धर्म के आधार पे तो तुम पर क्या हो जाएगा, केस हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकता है तुम पे। तो छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, क्या दंडनीय अपराध है, समझ में। तो छूना ना इसे याद रखना कि 17 साल की लड़की है तो अगर शादी नहीं होगा, छूछा कर लाइफ में नहीं करना जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत आ रहा समझ में। इसमें कोई भी व्यक्ति को कोई विशेष उपाधि, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी व्यक्ति भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। देखो सेना का उपाधि से लेफ्टिनेंट, कर्नल, ये सब तो लिखा सकता अपना नाम कर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो कमाया है। लेकिन ये मान है कि तुम श्री 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 पद्मश्री फलाना जी, भारत रत्न फलाना जी नहीं लिख सकते नाम के आगे, तो है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये सिंह नहीं लिख सकते हो। ये सब सम्मान है, ना कि आपको उपाधि है। और भारत के कोई भी नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति के आगे कोई भी उपाधि या सम्मान नहीं ले सकता है। मान लो कि भारत के राष्ट्र अगर प्रधानमंत्री को अगर कोनो देश बहुत सारा सम्मान दिया है, इराक, ईरान, बहुत सारा देश सम्मान दिया अपना, जो कि उसका सबसे बड़ा सम्मान ये सभी लोग दिया हुआ है। तो ये लोग जो दिया है अपना सम्मान जो दिया है, इजराइल ने अपना सम्मान दिया है, तो ये राष्ट्रपति को अवगत कराते होंगे, राष्ट्रपति ऑफिशियल लेटर जारी करेंगे, तब जाकर मोदी जी सम्मान को ग्रहण करेंगे। यार समझे, अपना मन से नहीं गएंगे तो सम्मान दे दिए तो रख लेंगे, ये सब पहले से पता होता है कि सम्मान आपको मिलने वाला है, समझ में है ना। तो ऐसे भी हम लोग पे भी लागू होगा। भारत सरकार द्वारा ऊपर प्राधिक को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार है।
है ना, पुरस्कार है। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ही दिए जाते हैं, 18 के अंतर्गत ही दिए थे, लेकिन ये पुरस्कार है, सम्मान है, उपाधि नहीं। एक नाम के आगे तोरा नहीं लगाना है। परमवीर चक्र विजेता लगाते हैं, ये परमवीर चक्र ये नहीं। ऐसे भी राजस्थान में चलता था सवाई मान सिंह, तो सवाई को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया कि अपने नाम से सवाई और ढेड़ा नहीं लगाना आपको। श्री 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 108 बाबा नरसिंगा जी महाराज दे दिया। तो ये पोस्टर पर साठेगा तो बढ़िया है, ऑफिशियल कागज पे लिखोगे तो चल जाओगे तेल नापने, नहीं लगा सकते हैं, नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। आप चले अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 सबसे इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 19 को रटना होगा, रटने का बहुत अच्छा तरीका आपको बताते हैं। मूल संविधान के 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, यह सिर्फ, लेकिन अब यह सिर्फ कौ है तो 6 गो है। दिख रहा है ना पीछे से आप लोग को, यह सिर्फ कितना है हम लोग का, 6 गो स्वतंत्रता है हम लोग को। अनुच्छेद 19 के F में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा खत्म कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है आपको मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट नहीं है, लीगल राइट के अंतर्गत आएगा। अब एक बारे में केशवानंद भारती केस आगे आपको हम पढ़ाएंगे, वो डिटेल्ड केस है ना, उम्मठ से जुड़ा हुआ केस है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल्ड है ना। अब केशवानंद भारती को गागर पे सागर नहीं बढ़ सकते भी। 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। 19 में कौन हम लोग का 6 को स्वतंत्रता। पहला है 19 के A में बोलने की स्वतंत्रता, 19 के B में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के C में संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के D में देश के किसी भी क्षेत्र में आगमन या जाने आने की स्वतंत्रता। समझे? अनुच्छेद 19 के E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के G में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के G हो गया ना जी में क्या करना है, व्यापार करने की स्वतंत्रता। यहाँ तक हम लोग का 6 को स्वतंत्रता है। अब याद ना होगा, याद नहीं, याद करेंगे तो तरीका बताते हैं, दम फास्ट एंड फ्यूरियस तरीका। ए है ना, ए है तो पहले क्या करेगा, तुम बोलेगा, जब बोलेगा तो बी में क्या करोगे, सभा करोगे। सी में क्या करोगे, सभा करने के बाद संघ बनाएंगे। डी में क्या हम लोग का आगमन माने कि आने जाने का है ना, जाएगा संघ, जाने आने की स्वतंत्रता। ऐसा में स्वतंत्रता लगा लेना पीछे से। डी के बाद हम लोग का है ई, हम लोग का है निवास करने की स्वतंत्रता। और एफ में हम लोग का क्या, हम लोग का व्यापार करने की स्वतंत्रता। अगर याद कैसे करेंगे, ए बी सी डी एफ हो गया 6 कहने का। पहले तुम बोलोगे, बोलना सीख गए, भाषण देना सीख गए, तो क्या करोगे, सभा बनाओगे। सभा दिए, भाषण दिए, सब लोग प्रभावित हो गए। तो भाषण जब दे दिए हम, तो मेरा कुछ ना कुछ पार्टी बनेगा, संघ बनेगा, तो संघ बना लिए, पार्टी बना लिए। पार्टी जब बन जाएगा तो एने ओने जाएंगे, पार्टी को लेकर के एने ओने जाएंगे, तो एने जाएंगे आने जाने की स्वतंत्रता। ओकरा बाद क्या हम लोग का, जहाँ जाएंगे जहाँ रहबो करेंगे, रह सकते हैं वहां पे, तो आप क्या करेंगे, निवास करने की स्वतंत्रता। हो सकता है कि कुछ हमको बढ़िया दिख गया व्यापार करने वाला, तो जाके कोनो भी राज्य में तुम व्यापार कर सकते हो। तुम जाकर तमिलनाडु में भी तुम व्यापार करो, गोलगप्पा बेच सकते हो, जैसे बेचबे करता है सब जाके। सब इधर वाला हम लोग का जाके देखता हुआ गोलगप्पा बेच रहा है सब तमिलनाडु में, है ना। तो इधर क्या हम लोग का 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो पहला क्या है, बोलेगा, बोल के सभा बुलाएगा, सभा बुला के संघ बनाएगा, संघ बना के घूमने जाएगा तो निवास करेगा, निवास करके जब व्यापार करेगा। 6 याद करवा दिन नो, तो बस 6 से याद कर लेना है। और देखिए अनुच्छेद 19 से, अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 के जी में कोई भी व्यापार एवं हो गई तो हो गया। प्रेस की स्वतंत्रता किसमें आता है, तो 19 के ए में आता है। किसमें आता है हम लोग का, 19 के ए में किसमें आता है हम लोग का, प्रेस की स्वतंत्रता आता है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण। इस तरह 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद किसमें, 20 में। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ 1 बार सजा दी जाएगी, एक ना कि
चोरी किया हो तो 3 महीने का फिर सजा। अरे पिछला बार किया था ना, बढ़िया से तरह ना भेज, बढ़िया जेल में ना भेज, फिर 6 महीने की सजा ना। एक अपराध के लिए एक ही बार आपको सजा मिलेगी। फिर अपराध करते समय जो कानून था वही कानून के आधार पर तुरंत सजा मिलेगा। ही नहीं कि हम जो है फलाना जी हैं, है ना। और जब अपराध किए थे उस समय जो था हम लोग का चोरी का सजा जो था वो 6 महीना था, लेकिन मेरा विपक्षी पार्टी आ गया, एग्जाम्पल समझिए, और वो बन गया प्रधानमंत्री, बोला कि नहीं चोरी का सजा सीधे क्या होगा, फांसी। नया संविधान बना, नया कानून बना दिया गया। तो ऐसे तो सब लोग लटका दोगे ना जी। जौन क्राइम करते समय जो सजा था वही रहेगा। यही हुआ था निर्भया कांड में, है ना। रेप केस जो हुआ था उसमें और हत्या हुई थी तो नाबालिग को फांसी की सजा नहीं हुई थी, वही पर संशोधन किया गया था, है ना। और इतना जो साल लग गया ना, इतना साल जो उसमें लग गया, इतना साल इसलिए लगाना तो सबको जानता था कि गलती किया है सब। डीएनए तो 2 दिन में सजा दिया जा सकता था उन लोग को, लेकिन जितना कानून में कमी था बहस होते गया, और जितना कानून में कमी दिख रहा था, जो छिद्र दिख रहा था ऐसा केस में, उस सबको क्या किया गया, संशोधन ला के भर दिया गया कि अगला बार कोई ऐसा घृणित अपराध करे तो उसको क्या किया जाए, सजा दिया जा सके। यार समझ में हुआ, ये हुआ था। इसीलिए निर्भया कांड में इतना टाइम लगा था। कानून अंधा नहीं है, कानून तो सब जानता है, लेकिन चाहता है कौन बचे के तरीके आगे आने वाले समय में किसी को ना दिए जाए। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। पुलिस तरह का मार के ही नहीं बोल सकते कि बाबा गवाही देवे करो, और जबरदस्ती करे तो ठीक है सर जो आप बोलेगा वही करेंगे, कह दो थाना में, जाके न्यायालय में पलट जाओ, घंटा उखाड़ दोगे, नहीं कर सकता है कुछ भी थाना। पावर जो होता है ना, मारे कुछ सीधा बोलो कि हमको टॉर्चर किया गया, जाइए आप जज के सामने। अब उस जज का ना बात प्रधानमंत्री सुनता है, जाइए और जज के सामने बोले कि हमको टॉर्चर किया है और जबरदस्ती हमसे बयान लिवा रहा है, मेरे अनुच्छेद 20 का हनन है, मेरे मौलिक अधिकार का। अब बोला था कि ना दोगे तो फिर मारेंगे आने पे। अब बोले सजा बोले कि ना आप तरह के स्पेशल रिमांड देते हैं, जो आराम से रहिए, वो थाना में तरह ना भेजेंगे। आए समझ में। अब संज्ञान कौन लेगा, कोर्ट लेगा। अब जो जरा पीछे कोर्ट पड़ जाता है ना, तो सुधार देता है ना, तो सीधे बर्बाद कर देता है। अब अनुच्छेद 20 में जो था पकड़ाने के बाद की बात किया गया था। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अब एगो ट्रिक है, 20 रुपये 21 रुपये भगवान को चढ़ा दो। अब हे भगवान जान बचा ले हमार, हे भगवान जान बचा ले हमार। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अतिरिक्त उसे जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया सकता। देखिए में क्या है, विधि द्वारा प्रक्रिया का अतिरिक्त उसे किसी भी तरह से जीवन की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया, तो अचानक जेल में नहीं लिया जा सकता बिना मतलब के। अब देखिए मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार। अब देखिए अनुच्छेद 21 में थोड़ा डिटेल आपको बताया है। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं देह स्वतंत्रता, देख कर छोड़ देता आपको। हम इसमें डिटेल देते हैं कि अनुच्छेद 21 में तोरा कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई, प्राण एवं देह स्वतंत्रता में क्या कहता है। तो तोरा प्रतिष्ठा के साथ जीने की स्वतंत्रता है। कोई तरह का बदनाम करेगा ना बिना मतलब का, सीधे केस करोगे, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हमारा प्रतिष्ठा क्या किया गया है, हानि पहुंचाया गया है। किसके तहत, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। आगे चलते, स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। अगर मान ले शहर के बीच में कोनो फैक्ट्री लगा दिया गया, कोई बोले फैक्ट्री तो हमारे जमीन पर बा, मान लो शहर के बीचे बीचे कोई फैक्ट्री लगा दिया गया या तुमको ईटा भट्टी लगा दिया, कोई बोला कि तो फैक्ट्री तो हमारी जमीन पर है, बोलेगा ना 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 ना, हम इस एरिया में निवास करने वाला एरिया है, रेसिडेंशियल एरिया है, या फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। यह अनुच्छेद 20 का मेरा 21 का मेरा हनन है। समझ में है ना। तो आपको स्वच्छ हवा में स्वच्छ पानी में जीने का अधिकार है। अगर गवर्नमेंट आपको स्वच्छ पानी स्वच्छ हवा नहीं दे रही है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस कर सकते हो। समझ में है ना। कोर्ट में मुख्यमंत्री मान लो, प्रधानमंत्री, जे भी आपको जो भी जिम्मेदार है खाती तोरा पानी देवे खाती मारो केस। तो राज्य सरकार का ही काम है ना जी, किधर सरकार का है, राज्य सरकार का मैं पानी दे तुमको। जीवन रक्षा का अधिकार है आपको,
सिक्योरिटी ले सकते हैं आप पुलिस से, कोई भी दिक्कत हो तो आपको। मान लो तरफ कोई हमला करने वाला है, तुम जीवन रक्षक का अधिकार अनुच्छेद 21, समझ में ना। उसके बाद निजता का अधिकार, बहुत कोई भी तुम्हारा फोन चेक नहीं कर सकता है। अगर चेक कर दिया तो बोलो कि मेरा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, तुम पर हम केस कर सकते हैं। ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, घर की बात घर में समझिए, ठीक है। पुलिस आपका फोन लेकर चेक, जब तक आपका पुलिस फोन चेक तब तक नहीं कर सकती जब तक कोर्ट का आदेश नहीं हो। तुम होते कौन हो चेक करने वाला? तुम चेक करके दिखा दो और बाद तारा काम बताओ। तुम पुलिस को तो यह भी अधिकार है कि मेरा गाड़ी का चाबी निकाल ले, नहीं अधिकार है, समझ में ना। फोन आपका चेक करने का अधिकार किसी को नहीं। हस्बैंड वाइफ है ना, वाइफ का हस्बैंड फोन चेक कर दिया, वाइफ वो केस लड़ गई। भाई अगर मेहरारू लड़की को देखो डर लगता है हमको, सही में कुछ वो कर सकती है सब, है ना। कौन बात को लपेट दे कि पता ना चल रहा है गरीब, अब तो लपेट देगी और बढ़िया से। पहले ना था कि मारा तब दिखाएंगे, हम ना मारने का सीना, मारने का चिन्ह नहीं दिखाना, बस बोल दो कि मेरा फोन चेक करता है हमेशा। हो गया, टाटा बाय बाय, गए बेटा जेल में, है ना। सास मेरी फोन 2 दिन छीन कर रख ली थी, बस काम खत्म। आश्रय का अधिकार थोड़ा रहे खाती, और जो ये बनाता है रैन बसेरा जो बनाया जाता है ना, अनुच्छेद 21 में है। ठंडा में रैन बसेरा देखा बनाया जाता है रहने के लिए। स्वास्थ्य का अधिकार, 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 के ए में आता है स्पेशल ये। और निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में आता है आपको। और क्या है अनुच्छेद 21 तक हम डिटेल बता रहे हैं। यूट्यूब के इतिहास में इतना डिटेल तुमको कहीं नहीं मिलेगा। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार, तुमको कारावास में कोई अकेले बंद कर रहा है तो अभी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। त्वरित सुनाई का अधिकार, कोई तुमको ना बैठा कर 4 दिन 5 दिन जेल में नहीं रख सकता है, 24 घंटा के अंदर पेश करो मजिस्ट्रेट के पास। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, हथकड़ी नहीं लगा सकता। अगर हम आराम से जाना चाहते हैं तो हथकड़ी मत लगाइए, तो उस पर भी हम कर सकते हैं। और हम क्रिमिनल नहीं है और पहला बार पकड़ाए हुए हैं, आप रेपुटेड इंसान है, तो आप हमको हथकड़ी नहीं लगा सकता है पुलिस, समझ में है ना। हम आराम से चल रहे हैं ना, तो चल रहे हैं हम आपके साथ। क्रिमिनल केस तो मेरा बैकग्राउंड है नहीं। क्रिमिनल होगा तो कर कोई नहीं है, तो नहीं सुनेगा। पहले तो काम किया, कांड ना पकड़ा गया तो बढ़िया चल जाएगा हथकड़ी डाल के। पुलिस वाला भी बुरा नहीं होता, सब समझता है, सब एक साथ क्या करना है। 2-4 लोग के चलते पूरा पुलिस महाकामा बदनाम है। पुलिस वाला बहुत कोऑपरेट करता है सब। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, कोई तुमको मार दिया धक्का दे, वहां पर भी तुम करते हो अनुच्छेद 21 का है। देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, अब क्योंकि तुम फांसी दो, बोलो आज तोरा फांसी पड़ने वाला है, अब फिर बोल दो कि ना आज ना पड़ेगा, 2 दिन बाद पड़ेगा। फिर बोलो आज तोरा फांसी पड़ने वाला है, आज ना पड़ेगा, 2 दिन बाद पड़ेगा। समझ में आ रहा, रोज मरेगा वो रोज मरेगा कि आज फांसी पड़ने वाला है ना। आज दिन फांसी दिन पड़ेगा, वो दिन पड़ेगा, वो रोज मरेगा, तो वो अधिकार कर सकता है। विदेश यात्रा का अधिकार, ये मेनका गांधीवाद में दिया गया था। विदेश यात्रा करने का क्या आपको अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आपको। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 21 में। कोई बंधु मजदूरी समझ में आ रहा है ना, खटवा रहा है, पैसा रुपया कुछ नहीं दे रहा है, बंधुआ मजदूरी। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, हमको पुलिस मार नहीं सकता है हिरासत में, और हम क्रिमिनल नहीं, पुलिस हमको मारे तो जानते हो पुलिस टेक हो गया। पहले मारता था बेता से, जेकर कबर जाता था बाम, अब प्लास्टिक का खोखला छड़ी होता है, वो मारेगा तो बाम नहीं कबरेगा, लेकिन वो अंदर चोट बड़ी बिजोड़ लगता है से, बहुत अंदर फट जाएगा नसों में, तुम दिखा भी नहीं सकते हो। बाम नहीं कबरेगा, अंदर ही नस फटेगा ऊपर, बहुत बिजोड़ लगता है से चोट, है ना। चिंता मत करो, दिन लाते हैं क्लास में वाला छड़िया, मिलता है पटना में, है ना। हाँ बिकता है, लाना रोड चल जाना, आराम से मिल जाएगा तुमको। हिरासत में शोषण हो गया तुमको। आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार आपको। सरकारी अस्पतालों में उचित इलाज का अधिकार आपको अनुच्छेद 21 में। राज्य के बाहर देखो कौन अधिकार बता रहे थे, कितना अधिकार कोई नहीं मिलेगा। राज्य के बाहर जाने का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है आपको अनुच्छेद 21 में,
है ना। ये आपको अधिकार है कि आपको आपका जो सुनवाई है जो हाई कोर्ट में निष्पक्ष रूप से हो। अनुच्छेद 21 है आपका। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। तुम कैदी है ना, तो थोड़ा शैम्पू मिलेगा, साबुन मिलेगा, दवाई मिलेगा, भगवान ना करे कैदी, तो वो सब चीज तुमको लाइफ की जरूरत है। तुम खैनी खोदोगे तो ना मिलोगे। ये अलग बात है कि कोई पैसा देकर मंगवा लेता है जेल में, है ना। आगे चले, महिलाओं के साथ आदर और सम्मानपूर्ण व्यवहार करने का अधिकार। महिलाओं को कोई घूर रहा है ना बाबू, महिलाओं को घूरना भी मत। जहाँ 5 सेकंड से 7 सेकंड से बेसी घूर दिया, केस कर देगी कि हमारा का घूर कह रहा था। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, हमारा सम्मान का उल्लंघन है। सार्वजनिक फांसी लगाने का अधिकार। इसीलिए आप लोग देखेंगे कि केहू का फांसी का टेलीकास्ट कतनो बड़का अपराधी है, कतनो बड़का कसाब जिसे पकड़ा था ना, उतना बड़का आतंकवादी कहा नहीं टीवी पर टेलीकास्ट कर दिया गया था, नहीं किया था। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। आज एक मूवी देखे थे हम, और मैं दिखा रहा था ना कि फांसी का टेलीकास्ट करवा रहा है। तो कौन मूवी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये था शाहरुख खान का मूवी था, है ना। उसमें देखिएगा, उसमें ये गलत चीज है, गलत चीज दिखा है। फांसी का टेलीकास्ट नहीं करता, खैर फिल्म है। पहाड़ी क्षेत्र में मार्ग का अधिकार है आपको, सूचना का अधिकार है, प्रतिष्ठा का अधिकार और शयन का अधिकार है। रात के 12 बजे के बाद अगर कोई भी डीजे बजाते हुए नजर आ गया, 10 बजे के बाद, उसे 10 बजे के बाद, तो आप आराम से केस कर सकते हो। मेरा शयन का अधिकार वो कोई छीन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिन में सोते खाली थोड़ा, दिन में काम करने के लिए बनाया गया आलसी इंसान। अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को, वायु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा आधारित करे निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देना जरूरी है। प्रत्येक बच्चा को पढ़ना है। कोनो बच्चा इन्होंने घूमते हुए नजर नहीं आना चाहिए। अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 21 कब लाया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसके हिरासत में देखो, गिरफ्तारी के बाद के बारे में बात की तो अनुच्छेद 20 में, गिरफ्तारी के पहले के बारे में बात करेंगे अनुच्छेद 22 में, उल्टा होता है। तो तोरा का गिरफ्तार करे का से लेखा का है, गिरफ्तार अगर तुम करने वाला है, ठीक है, तो गिरफ्तारी के पूर्व जो अधिकार दिया गया अनुच्छेद 22 में दिया गया। जो गिरफ्तारी का कारण बताना, काहे गिरफ्तार कर रहा, पुलिस से जाकर द्वार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, हाँ भैया कौन कारण है, कारण तो बताओ ना। नोटिस कुछ नहीं करना है, जैसे गिरफ्तार किया ना, एक आदमी को भेज दो कोर्ट में, समझना। हिरासत में लेने का अधिकार, पाए करने लगेगा, हिरासत में लेने का अधिकार पता लगा 24 घंटे के अंदर और आने जाने का समय को छोड़ करके आपको मजिस्ट्रेट या दंडाधिकारी के पास पेश करना होगा, समझ में आया ना। उसे पसंद के वकील से अधिक सलाह लेने का अधिकार है। जो मेरा पसंद का वकील है उससे हम सलाह लेने का अधिकार क्या अनुच्छेद 22 में दिया गया। ना कि जौन मन तौन वकील वो हरवा देता है सबके, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार में क्या अनुच्छेद 23 में क्या आता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आएगा अनुच्छेद 23 और 24, ठीक है। तो 23 में आता है बलात् श्रम, माने जबरदस्ती मेहनत के उसे तुम नहीं करा सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 23 के 1 के द्वारा मानव दुर्व्यापार और बेगार इस प्रकार के अन्य बलात् श्रम निषिद्ध किया गया है। इसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अंतर्गत अपृष्यता किसमें था? अनुच्छेद 17 में, है ना। ऐसे सवाल को पढ़ना आपको। अपृष्यता के बाद दंडनीय माने जाने वाला दूसरा का कार्य कौन सा हम लोग का? बलात् श्रम। ऐसा समझ में, जबरदस्ती के उसे तुम काम नहीं करा सकते हो। अनुच्छेद 23 के द्वारा प्रदत्त संरक्षण राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध है ना। राज्य के विरोध भी है, सरकार भी तुमसे बलात् श्रम नहीं करवा सकता है और व्यक्ति भी नहीं करवा सकता है ना। मानव दुर्व्यापार का अर्थ है अत्यंत व्यापक है। हाँ, एक बात बताते हैं कि क्या विशेष परिस्थिति में राज्य आपसे बलात् श्रम करवा सकते हैं? तो हाँ, आपातकाल या युद्ध की स्थिति जब आ जाए तो राज्य आपसे बलात् श्रम करवा सकता है। आ रहा समझ में? आपातकाल और युद्ध जब आ जाए तो राज्य बोले कि जबरदस्ती तू रोड बनाओ, मेहनत करो। अब युद्ध आया तो क्या आ गया, तो सेना में भर्ती करवा सकता है और तुम्हारा सब मौलिक अधिकार तेल अपने गया कि देश से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मौलिक अधिकार नहीं है, बोल सकता है सेना में जाने के लिए।
मानव दुर्व्यापार का अर्थ अत्यंत व्यापक है। न्यायालय द्वारा समय समय पर इसका पर निर्वाचित मानव दुर्व्यापार एवं बेगार शब्द को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत क्या आता है? दास प्रथा आता है। दास प्रथा समझ में आ रहा है ना? दास प्रथा क्योंकि खरीद लिए, नौकरी करवा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे, वो दास प्रथा, दास बना कर रखेंगे। बेकार या बलाश्रम, जबरदस्ती काम करा रहे हैं, पैसा ना देंगे, दिन भर काम खटवाया करके, दिन भर बोले कि सर हमारे गली तो साफ करो, अगर बाद उसको पैसा ना दिए, बेकार शब्द हो गया। मनुष्यों की वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बहुत खतरनाक है। उसके बाद स्त्रियों एवं बच्चों के अनैतिक व्यवहार, किसी भी स्त्री या बच्चे के साथ आप गलत व्यवहार नहीं कर सकते हैं, है ना। स्त्रियों को कुछ गलत आप बोल नहीं सकते, अगर ऐसा कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं तो अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, समझ में ना। अनुच्छेद 23 से क्या उसका उल्लंघन है। जैसे कभी हम लोग देखेंगे केजरीवाल जी के ऑफिस में ही, है ना, स्वाति मालीवाल नाम था जी, उन्हीं को पीट दिया गया था, जबकि महिला आयोग की कभी वो अध्यक्ष रही थी। अनुच्छेद 23 का ना, अब क्या हुआ, अब केस आगे तो नहीं दिखाया गया टीवी पर, हम लोग तो टेलीविजन से जुड़े हुए, कार्यवाही हो रहा है ना। बंधुआ मजदूरी आदि, बंधुआ मजदूरी आदि, बंधुआ मजदूरी समझ में आ रहा है ना। अब तुमको रख लेंगे अपने पास, तुमको कहीं जाने दें तो हमारा भी खट हो, ये क्या है हम लोग का बंधुआ मजदूरी, आया समझ में। आगे बढ़ते हम। अनुच्छेद 24 के द्वारा होता है कि 14 साल से कम के बच्चे को आप जबरदस्ती खटा, 24-14 काम खत्म, आगे समझ में। आगे चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार, अनुच्छेद 25 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार की मतलब हम लोग का अनुच्छेद 25 में आता है। अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण मतलब अंदर से तू कौनो धर्म के मान सकता है। अब सरकार तुमको ही नहीं बनाएंगे, फालना बागेश्वर बाबा है तो उनका पूजा मत करो, तो अपन मर्जी, तू धेलावा बाबा के पूज, सरकार तुमको इसको रोके नहीं कर सकता। तुम किसी भरोसा कर रहे हो, तुम भरोसा करो, है ना। धर्म क्या है? धर्म के आधार के रूप में मानने के लिए आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अपन धर्म पर आचरण करिए। अब मान लो कि इस्लाम है तो इस्लाम में जो कपड़ा वो पहनेगा, दाढ़ी रखेगा, उसे आचरण कीजिए। हिंदू है भाई, टीका लगाएगा, अपना रक्षा सूत्र बांधेगा हिंदू की तरफ, तो अपन आचरण करने की पूरा स्वतंत्रता। ही नहीं बोले कि नहीं मुसलमान हो तो दाढ़ी कहे रखे हो, नहीं बढ़ा सकते हो, हिंदू तो टीका कहे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते। और आप ऑफिशियल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में तो आराम से इस काम को कर सकते हैं। हाँ, ऑफिशियल लाइफ में इसको रोका जा सकता है, क्योंकि ऑफिस का ड्रेस कोड होता है, स्कूल का ड्रेस कोड होता है, आगे समझ में। तो हाँ, और उसका प्रचार प्रसार करते हैं। धर्म का प्रचार प्रसार और मानना का दिया गया तो 25 में, किसमें दिया गया हम लोग का? 25 में धर्म का प्रचार प्रसार और धर्म को मानने का अधिकार दिया गया। 26 में क्या किया गया? धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने के लिए विधि सम्मत सम्मति अर्जित करने के बारे में बोला गया। तो पहले तो धर्म को मानेगा, धर्म को मान के धर्म को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? तुमको संपत्ति चाहिए, तो वो संपत्ति के लिए कहा अनुच्छेद 26 है ना। और स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार, तो अपन मंदिर बनवा सकता है, मस्जिद बनवा सकता है, गुरुद्वारा बना सकता है, अनाथालय बना सकता है अपन धर्म से जुड़ा हुआ। और या तू पढ़ने के लिए वैदिक स्कूल बना सकता है, तो अनुच्छेद 26। तो याद करना कितना आसान है। 25 में धर्म को मानो, 26 में पैसा जुटाओ। धर्म को मानोगे, मान लो कि सरस्वती पूजा कर रहा है, पहले सरस्वती जी को मानेंगे, 25 में धर्म को माने, 26 में चंदा काटेंगे, पैसा जुटाएं, और 27 में क्या करेंगे? राज्य किसी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिसकी आय किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति और पोषण को व्यय करने के लिए हो। राज्य आपको किसी भी टैक्स को भरने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकती है कि आपको फलाना धर्म के लिए पैसा देना ही देना है, नहीं कर सकती है। जिसको मन है वो दे, देख मन है ना दे। अब ऐसा नहीं कि सरस्वती पूजा दुर्गा जी का चंदा तो सब लोग देवे करेगा, इच्छा अनुसार दीजिए, ना इच्छा है तो मत दीजिए। आप पर कोई केस है नहीं, ये नहीं बोलोगे कि अरे इसमें तो 25-26 में हमको दिया गया अधिकार कि हम अपना चंदा इकट्ठा कर सकते हैं, तो मेरा अधिकार का हनन है। तो अधिकार ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो दे, ना चाहे तो मत दे, आप आगे बढ़िए। तो 25 में धर्म को मानिए, 26 में चंदा इकट्ठा कीजिए, 27 में जरा मन है चंदा देगा या फिर नहीं देगा, 28 में क्या है? चंदा मिलने के बाद राज्य विधि पूर्वक पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए
धर्म उपदेश के लिए बालात सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है ना। और कोई अगर सरकारी स्कूल है तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि आप वहाँ पर वेद पाठ कराइए है या फिर आप कलमा पढ़ाइए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सरकार उसको पैसा दे रहा है। उसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत होगा, और बाद प्रार्थना खत्म, क्योंकि वो क्या है, सरकारी स्कूल है। तो हम लोग क्या पढ़े, हम लोग इसमें धार्मिक स्वतंत्रता में कहोगे था 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27 याद करने कितना साल है। 25 में मानो, 26 में चंदा इकट्ठा करो, 27 में जेकरा मन है चंदा दे या ना दे, है ना। और 28 में क्या है हम लोग का कि अगर कोई संस्था बना दिए वहां पे तो धार्मिक शिक्षा, अगर सरकार उसको पैसा दे रहा है तो वो धार्मिक शिक्षा वहां पर नहीं दे सकते हो। आगे समझ में यहाँ तक लोड हो गया, ट्रिक से याद कीजिए। पॉलिटी अधिकतर आपको ट्रिक से याद करवा देंगे। शिक्षा एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और में देखिए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब जौन लोग कम है ना, अब उनको शिक्षा का भाई देखना होगा, और संस्कृति बचल रहे, और शिक्षा बचल रहे। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित कर सकता है, और केवल भाषा, जाति और धर्म संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि तुम ब्राह्मण हो, तुम संस्कृत पढ़ने हो, तुमको जेएनयू में नहीं जाने देंगे, है ना। तुम इस धर्म को हो, तुमको इस कॉलेज में, सब कोनो कॉलेज अगर सरकारी है तो कहीं भी जा सकता है, तुम एडमिशन ले सकता है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए तुम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, तुम सीख सकता है। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर तुमको नहीं रोका जाएगा। इसमें आगे समझ में, संस्कृति के आधार पर, लिंग नहीं, धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर। वर्तमान में 6 गो समुदाय मेन में, मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है और जैन को अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है ना। हमको ही नहीं समझ में आता है ना कि मुस्लिम को अल्पसंख्यक में कहा जाए, जबकि करीब करीब भारत में 20% प्लस है लोग। तो ये तो दुष्टाई गवर्नमेंट का है ना जी। ये अल्पसंख्यक तो बोलोगे बौद्ध और जैन को, जो कि 1% जैन तो खा सके, देखो 1% नहीं है जैन और पारसी। अगर भारत से जैन और पारसी को हटा दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। पूरा भारत में 1% भी जैन नहीं है, 1% भी जैन नहीं है, लेकिन सबसे बेसी जो है ना शिक्षित जैन और पारसी समुदाय है। अब बेसी जितना भी बड़ा बड़ा उद्योग धंधा चल रहा है देश में, और सबसे बेसी टैक्स पेयर अगर कोई समाज है तो जैन और पारसी समुदाय ही है। तो ऐसा लोग को देना चाहिए आरक्षण, ऐसा लोग को, लेकिन इन लोग बेचारों को कोई आरक्षण नहीं मिलता है। मिलता है आरक्षण 20%, 25% वालों को, सेकंड लार्जेस्ट जो है ना। तो क्या कहा जाए, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ने 15 सूत्री कार्यक्रम लाया था। 15 सूत्री कार्यक्रम को अल्पसंख्यकों को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करवाना है, 15 को कार्यक्रम था। एक बारे में बेसिक डिटेल ना पढ़ना तुम। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान चला, जैसे कि मान लो कि हम ना हिंदू है और चाहते हैं ना कि वैदिक स्कूल चलाए, आराम से चलाइए। हम मुसलमान है तो चाहते हैं मदरसा चलाए, आराम से चलाइए। अपना धार्मिक सांस्कृतिक शिक्षा आप किसी को दे सकते हैं, कोई आपको रोक सकता है। आ रहा समझ बाबू। तो 29 में क्या था, अपने अल्पसंख्यक अपने हितों की रक्षा करेंगे, और हित की रक्षा करने के लिए अपने संस्कृति बचाने क्या करेंगे, 30 में स्कूल खोल देंगे। आगे समझ में, अल्पसंख्यक समुदाय भारत में कौ गए, तो 6 गए। 6 के नाम बता दिए तुमको, तो भी पूछ सकते एग्जाम में कि कौ अल्पसंख्यक समुदाय है भारतीय संविधान के अनुसार। तो भारतीय संविधान के अनुसार 6 अल्पसंख्यक समुदाय है। कोई दिक्कत। अनुच्छेद 31, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31 संपत्ति का मूल अधिकार प्रदान करता है, तथा परंतु 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 को निरस्त करके संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटा दिया गया और अनुच्छेद 300 के क के तहत रखा गया है। अनुच्छेद 31 को क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार था, इसको डाला क्या है 300 क के भाग 12 में। इसको बढ़िया से याद कीजिएगा, हाईलाइट करके। संपत्ति के 300 क के भाग 12 में। इस संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार तुम्हारा विधिक अधिकार है, हम लोग का, है ना, लीगल है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल
नहीं है, तुम लड़ सकते हो सरकार से, लेकिन अगर मतलब कि सरकार तो छीन नहीं सकती है, छीन सकते, क्या नहीं छीन सकते। रोड पर तो घर पर जमीन है, क्या नहीं ले सकती है सरकार, एकदम ले सकती है। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि जब सरकार तुमको मुआवजा ना दे तब प्रॉब्लम है। सरकार अपना मन से तुमको मुआवजा देगी, आ रहा समझ में। संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है। हाँ, जिसका जिसका भी अपना घर जिसका है ना, रोड पर या जमीन जगह आपन है, ई ना कि रोड कब जगह सरकारी जमीन में तू बढ़ के घर बनाया एक आधा कट्ठा, वो तो टूटबे करेगा। आज जब टूटेगा तो टूटाई पैसों लेगा सरकार तुमसे, ये जान लो। जो लोग रोड पर बढ़ के घर बना लेते हैं, घर जब टूटने आता है तो क्या सरकार अपना खर्चे से तोड़ेगी? तो तू पहले तो अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीन पर घर बना लिया है, नियम है कि तोड़ेगा और पैसा भी तोड़े से लेगा। हाँ, जेसीबी का पैसा तोड़ाई तू देगा। हाँ, लेकिन तोड़ जमीन अगर आ गया रोड पे, बहुत अच्छा खासा पैसा सरकार देता है उल्टे, बहुत अच्छा। काशी बनारस बनारस जब कॉरिडोर बना, बनारस का जब विकास हुआ, मामूली लोग तो अमीर हो गए, बहुत लोग अमीर हो गए। लड़ोगे विधिक अधिकार, जाओ लीगली लड़ो, जिसे साधारण विधि बनाकर नियमित किया जा सकता है। अर्थात संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन के विरोध में कोई भी व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता है। आप डायरेक्ट पहले लोअर कोर्ट में लड़िए, पहले डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकते हो, पहले लोअर कोर्ट में लड़ना पड़ेगा। ऐसे आपका मूल अधिकार, बाकी मूल अधिकार का हनन होगा तो डायरेक्ट आप जा सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या है, डायरेक्ट मूल नहीं जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। आ रहा समझ में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अब अंतिम चलते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, एक मिनट, हाँ, संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आगे समझिए, ये किसमें अनुच्छेद 32 में, याद रखना, ये 32 दांत का उपचार कर देंगे। संवैधानिक उपचार समझ में आ रहा है? संविधान में कोनो प्रॉब्लम है तो अगर सीधा करेंगे, बढ़िया करेंगे तो किस अनुच्छेद के थ्रू? 32 के थ्रू। 32 दांत के इलाज कर देंगे, अनुच्छेद 32, याद रखना, इसे ट्रिक मेरा। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तनीय करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय, माने उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय एक ही चीज है, मत सोचिए कि उच्चतम न्यायालय अलग है सर्वोच्च न्यायालय अलग है, एक ही चीज है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय 5 प्रकार के आदेश निकालने की शक्ति प्रदान करता है। कौन कौन से आदेश? ये पूछता है आपके एग्जाम में। पहला आदेश है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय क्या कर सकता है? आपके 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। अब 5 के बारे में डिटेल पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम में करते पूछता है क्वेश्चन। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो बंदी जो है अगर प्रत्यक्ष करना है, बंदी माने वो बंदी ना, बंदी माने जो थी क्योंकि बंदी पुलिस जो बंदी बना ले, वो वाला बंदी। हाँ, समझ में आया ना? हाँ, ठीक, तो नहीं कोनो ठीक ना है ना। बंदी प्रत्यक्षीकरण या उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है, अवैध रूप से बंदी बना दिया गया है। तो वो क्या करेगा? सरकार के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपन डाल सकता है पिटीशन को, हमको क्या किया गया है, बंदी बना लिया गया है ना। और इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति के कारणों पर विचार कर सके। अब पुलिस समझो ये कितना बढ़िया, अगर पुलिस क्या हो कि जेकरा मन तेकरा के उठा ले रहा है, उठा के अपना पास रख ले रहा है, तो क्या करोगे? कुछ कर सकते हो नहीं। लेकिन अनुच्छेद 32 करता है कि अगर ऐसा कर देता है पुलिस तो जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कहेगा कि आदमी को पेश करो निश्चित समय के अंदर, यानी जिस आदमी को बंदी बनाया है उसको पेश कीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, परबजोड़ आदेश, परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता। परम आदेश, केकर परम आदेश है? तो सबसे परम आदेश हाई कोर्ट, सब परम सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है। परम आदेश सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है बाबू? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ना तो प्रधानमंत्री को भी सुनना है, जान लो। सुप्रीम कोर्ट जब बोलना शुरू करता है प्रधानमंत्री को सुनना है, बाकी पुलिस अधिकारी का तो बोका बना के खड़ा रखता है एकदम किनारे,
एसपी डीएसपी आईजी पूछना हो, खड़ा रहो, हम देखे ना, कोई औकात नहीं है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, समझ में आ रहा है ना। जहाँ से काम नहीं करो तुरंत डांटेगा, हो गए बड़का अफसर अपने घर के। दरोगा इसी का तो कोई औकात नहीं है, दरोगा का तो इंस्पेक्टर तो खड़े नहीं होने, तू आ कहा गया है क्या? समझा? दरोगा होगा तू वही करी, जब गांव एरिया में तेरा मिरल है, रोड पर दिख रहा है, बस उतने बस जहाँ गए न्यायालय में कोई औकात नहीं कर दी। तो वही बोल रहा है कि यदि आप अधिकारी और अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के तो क्या करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आपको परमादेश जारी करता है, समझा ना। परमादेश क्या काम करो सही से, काहे सफाई नहीं हुआ, काहे बार बार हम लोग का ट्रैफिक जाम हो जा रहा है, एक बारे में परमादेश जारी करेगा। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है परमादेश में। तो परमादेश में समझ में आ गया। अब पूछेगा कि अगर कोई अधिकारी अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है तो उसको क्या करेगा, कोर्ट आदेश देता है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, परमादेश। वर्ड पलटेगा तो पट पकड़ लीजिएगा, परमादेश किसे कहते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। प्रतिषेध लेख, अब लास्ट चलते हैं हम लोग। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को और न्यायिक न्यायालय को जारी करते आदेश दिया था कि इस मामले को अपने यहाँ कार्रवाई न करे, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। अब प्रतिषेध में क्या कहता है, प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध का मतलब है रुक जा, मनाही। प्रतिषेध का मतलब है रुक जा, मनाही। वो कहता है नीचे वाला कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की वाला केस तुम मत देखो, ये केस की जो इतना बड़ा केस है ये लोअर कोर्ट के लिए नहीं है, ये हम लोग को ये भेज दो। तो ये कैसा में आएगा हम लोग का, प्रतिषेध लेख में आएगा, जो बोला नहीं समझ में आ रहा है। प्रतिषेध लेख में क्या है, समझ में आया नहीं, समझ में आया। जैसे कि अगर मान ले कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, और मुद्दा समझ लो कि इंटरनेशनल ड्रग सिस्टम से जुड़ा हुआ है ना, और जो जांच कर रहा है जिला न्यायालय कर रहा है, यहाँ पर समझ लो बहुत बड़ा का है सिस्टम में, तो क्या करेगा, और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, बड़ा का लोग एक में फसल है, नीचे का अदालत में तो जरूर इसको क्या करे, इफेक्टेड कर सकता है। तो कहे कि सुनिए ये आपके अधिकार में अब नहीं रहेगा, छोटा मोटा की बात नहीं है, सीधे ऊपर भेजिए इसको, हाँ ट्रांसफर कीजिए। अब चुनाव के जुड़ा हुआ कोई मुद्दा अगर ये देखने लगे लोअर कोर्ट, तो नहीं कर सकता है लोअर कोर्ट। चुनाव में धांधली से जुड़ा हुआ मुद्दा को देख नहीं कर सकता है, तो क्या बोलेगा, इसलिए पर आप ऊपर भेजिए, आपको आपके पास ही केस कहाँ से कर रहा है काम, इस केस को आप ऊपर भेजिए, आतंकवादी का केस है ऊपर भेजिए सीधे। आ रहा समझ में, चोरी डकैती थोड़ा तू देख लेगा इसको। आ गया प्रतिषेध का मतलब और उत्प्रेषण, उत्तोषण उत्प्रेषण होता है, गलती हो गया है। इस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया था कि वो अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। इसमें उत्प्रेषण में ही होता है, इसमें लंबित अगर कोई मुकाबला हो गया, मुकदमा हो गया, ढेर लंबा जा रहा है, अब मान लो कि बहुत लंबा है, 10 साल 20 साल 25 साल, देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, सीधे जाके सुधो ऊपर मंगा लो, डायरेक्ट अपने आप को ऊपर मंगा सकता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। आ रहा समझ में। अब मान लो कि हाई कोर्ट को मैटर को देख रहा है, एग्जाम्पल समझो, लग रहा है कि बस का बात नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट गया, सुनो ढेर देख लिया, 10 साल से देख रहे हैं तो ये कोर्ट केस देख रहा है, तारीख पर तारीख हो रहा है, जौन जौन बेगुनाह तो सब बेगुनागार तो सब घूम रहा है, बेगुनाह सब मर गया, गवाही वाला मर गया सब, तो सीधे हमारा भी भेज करा के उत्प्रेषण भेजो, है ना। एम मांगेगा कि लंबा नहीं भेजना है, तब यहाँ पे एम पूछता है कि प्रतिषेध क्या मत करो, ऊपर भेजो, समझ में, दोनों बारीक अंतर है। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा में जब कोई पदाधिकारी अपन कर्तव्य के अलावा दूसरा काम कर रहे तो उसे अधिकार परीक्षा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे समझो, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो उसे न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा व्यक्ति से पूछता है कि कौन अधिकार का तू काम किया। अब मान लो तो तू इंस्पेक्टर है, अब तू चल जा रहा है स्कूल का मुआयना करने के लिए, क्या कहते जाएगा, तू शिक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, नहीं रहा स्कूल में कौन लड़ाई झगड़ा हुआ है और रोज जा रहा है, तू पैसा हट कर ले आ रहा है। और अधिकार परीक्षा, कौन अधिकार के थ्रू आप काम कर रहे हैं, आपका काम आपको दिया गया है, आपका काम है, मान लीजिए आपको दिया गया कचरा प्रबंधन विभाग दिया गया, कचरा प्रबंधन कीजिए, आप रोड निर्माण कराने में पैसा मांग रहे हैं, रोड निर्माण कराने लग रहे हैं, कैसे कर रहे हैं आप, होगा ना अधिकार परीक्षा में।
तो यही होता है कि आप अपने, या फिर आप टीटी नहीं, आप रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल हैं और आप पैसा किसके लिए, टिकट चेक कर रहे हैं। तो मालूम है आपको, रेलवे में आपको जो कांस्टेबल होता है या इंस्पेक्टर होता है, जो भी होगा आरपीएफ वाला, वो आपका टिकट चेक नहीं कर सकता है। हाँ, वो टीटी के पास ले जाने का अधिकार है, टीटी के साथ रहने का अधिकार है, आपके टिकट चेक करने का अधिकार है, सामान वामान चेक करने का अधिकार है। मान लो कि अपना बम उम है कि ना, अलग बात है। टिकट चेक करने का अधिकार उसके पास नहीं है ना, फाइन मारने का अधिकार है। अगर ऐसा करता है तो उसे पूछे तो कार्रवाई होगा, पूछेगा अधिकार पीछे में कैसे कर दिए बउआ। मोटा मोटी समझ लो, ये नीचे वाला बात है, और ऊपर वाले बात में और भी हो सकते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों में, है ना। हाँ, और जब तक वह व्यक्ति इस पर संतोषजनक उत्तर नहीं देता, तब तक वो क्या कर सकता है, कार्य नहीं करेगा अपने क्षेत्र में। संतोषजनक उत्तर दे दीजिए तब ठीक है। जैसे कि मान लो कि कचरा प्रबंधन विभाग दिया है, एगो रोड पर नाली गलत बना था, ओकरे चलते कचरा बढ़ रहा था, तू क्या करे, नाली को बनवाने लगा, बनवाने के लिए फंड निकलवाने लगा। तो जब तुम सही उत्तर देते, महाराज इसलिए हम काम कर रहे थे क्योंकि अगर चलते कचरा का बढ़ रहा था, बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम सही है काम कर रहा, अपने से जुड़ल काम है, रोड और कचरा दोनों जुड़ल है, बीच का तू नाली निकाले कहते बोल रहा था, ठीक है कर ना होगा, और तुम रोड अपना मन से पास करवाएगा, तब तक कार्रवाई तो होगा। वही एक अधिकार परीक्षा। आशा करते हैं आज हम लोग का ये लास्ट क्लास था इसमें मौलिक अधिकार में, और आप लोग को समझ में आया होगा, और इस तरह हम लोग का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स पूरी तरह से समाप्त हो गया। धन्यवाद।